हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। पुनः आप सभी का एसएससी स्टार अयोध्या में स्वागत है। और याद रखें, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा और मिलने का रसगुल्ला मजा भी आएगा। बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहे और आपको इस मंजिल की खोपड़ी में तो छेद करने में मैं पूरी की पूरी अपनी सहायता दूंगा। आपको अपना पूरा ताकत, पूरी एनर्जी के साथ आपका साथ देने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा और आपको चीजों को 100% है आपके दिमाग में सीधा का सीधा उतारने का मेरा जिम्मेदारी होगा। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 विटामिन के। जो लेक्चर नंबर 3 है वो आपके सामने विटामिन की खोपड़ी में छेद करने के लिए काफी देर से उतावला हो रहा है। तो चलिए आइए मेरे साथ जुड़ते हैं और विटामिन के आगे प्रश्नों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी खोपड़ी में छेद करते हैं। तो इसी क्रम में आइए लेक्चर नंबर 3 में आप देखेंगे क्या देखेंगे। अभी तक हमने देखा था विटामिन का पूरा पार्ट, यानी ए बी सी डी ई के देखा, उसके रासायनिक नाम देखे, उससे सारे होने वाले रोग देखे। उसके बाद मैंने देखा विटामिन बी के जितने पार्ट थे वो हमने देखा, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड देन B12 देखा हमने और इससे संबंधित सभी उनके रासायनिक नाम देखें। उसके बाद उनसे संबंधित सभी रोगों को हमने निपटा दिया है। तो इसी क्रम में और आगे बढ़ना है, यानी अब हमसे प्रश्न क्या पूछा जाता है, ये जो रसगुल्ला विटामिन होता है ये कोई विटामिन जल में घुलता है और कोई विटामिन वसा में घुलता है। वसा बोल देना या लिपिड बोल देना, दोनों बात एक ही जैसी होगी। यानी वसा बोलना है या तो लिपिड में पूछ लेता है, कभी कभार वसा, या कभी कभार पूछ लेता है लिपिड में घुलने वाली कौन सी विटामिन है। तो हमारे पास जो विटामिन था वो ए बी सी डी ई के, यही इतनी विटामिन थी, यानी 6 विटामिन है। हाँ, ये बात अलग होती है कि पूछ लेता है कभी विटामिन एच का क्या नाम है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे B7 जो बायोटिन होता है उसी का नाम विटामिन एच हो जाता है। तो ये फिलहाल अलग मैटर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको याद कराए जाएंगे। परंतु अभी जो मेन विटामिन है हमारा वो कौन सा है, ए बी सी डी ई के। ये क्लियर हो गया ना। अब आपको इसमें ये चयन करना होता है, क्या चयन करना होता है कि आपको इसमें पता करना होता है कौन सी विटामिन लिपिड में घुलती है और कौन सी विटामिन वसा में घुलती है। तो यहाँ पर आइए, कौन सी विटामिन जल में घुलती है। तो यहाँ पर यही चीजें आपको याद करनी होगी। आइए मेरे साथ, मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम एक को मान लेते हैं ये क्या है, जल है, और एक को मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या है, वसा है। तो क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा इसमें जल में घुलनशील है और कौन सा वसन में घुलनशील है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। जल में जो घुलनशील होगा, हम एक काम करते हैं, बस ये पकड़ लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक कीड़ा शब्द। क्या लिख लेते हैं, कीड़ा। कीड़ा लिखते हो ना, तो KEDA लिखते हो ना रसगुल्ला। तो कीड़ा शब्द से जो है हमने ये पकड़ लिया कि जो कीड़ा शब्द होगा वो किस में घुलेगा, वसा में घुलेगा। बाकी जो विटामिन बच गया, जैसे B एंड C बच गया, तो विटामिन B शब्द C किस में घुलेगा, जल में घुलेगा। इतनी आसानी से आपको ये चीजें सीखने को मिल गई कि आपका कीड़ा शब्द याद रख लेना है। जैसे कीड़ा घर में रोज बोला जाता है, किसी न किसी कोई ना कोई बोलता अक्सर रहता है, कीड़ा आ गया लाइट बंद करो, कीड़ा आ गया। एक बार रसगुल्ला उसको याद कर दो, तेरी तो कीड़ा है, ये KEDA है। इसी को क्या करना है, आपको ये सेट कर देना है कि ये वसा में घुल जाएगा, बाकी सभी कहाँ घुल जाएंगे, लिपिड में घुल जाएंगे, ये वसा में घुल जाएंगे, बाकी सभी जल में घुल जाएंगे। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई। इनसे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछा जाता है,
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी एंड सी ऑप्शन है, तो आप बी एंड सी लगा सकते हैं। बी है तो बी लगा सकते हैं, सी है तो सी लगा सकते हैं। ये आपको जल के लिए है। बाकी जो बचेगा कीड़ा यानी KEDA, ये विटामिन कहाँ घुलेगा? लिपिड या वसा में घुलने वाला होगा विटामिन। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से रिलेटेड कुछ और प्रश्न बनते हैं, जैसे पूछा जाता है कौन सा विटामिन सब्जियों को धुलने से ही समाप्त हो जाता है, यानी उसका जो है सब्जी को धुलते ही खत्म हो जाता है। तो पूछा जाता है विटामिन सी। यहाँ पर आपको याद रखना होगा उसको जल में घुलनशील है तो उसी के साथ वह धुलकर साफ हो जाता है, यानी जल में घुलनशील हो जाता है। तो यहाँ पर यह भी चीज आपको याद रखनी होगी, डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको और कंटिन्यू करते हैं। अब बच्चा इनसे संबंधित एक बात और याद रखनी होगी। क्या याद रखनी होगी? यहाँ से संबंधित एक बात और याद रख लेते हैं, आनुवांशिक रोगों से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है आनुवांशिक रोग, क्लियर है ना? आनुवांशिक रोग से भी प्रश्न बन जाते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा कि आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं, ये भी सेट करना है दिमाग में। कैसे सेट हो जाएगा अभी देखते हैं। एक छोटी सी इसकी ट्रिकी लगाते हैं। ट्रिकी में क्या नोट करते हैं, इसकी छोटी सी ट्रिकी लेते हैं और क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना बोलते हैं, आनुवांशिक रोगों को याद करने के लिए वही क्लिप वही डार्ट। क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे वही क्लिप, ऐसे लिख लेने का, वही क्लिप वही डार्ट। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, वही क्लिप वही डार्ट। क्लियर है ना? जो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है वही लिखना है आपको। एक वा लिखना है, एक ही लिखना है। सेट हो गया? वा और ही शब्द को पकड़ लेंगे, वही हो गया। क्लियर? और यहाँ पर क्लिप शब्द को पूरा पकड़ना है, यानी क्लिप पूरा ले लीजिएगा और वही को एक ही बार यूज करना है। अगला डा लिख लीजिएगा और अगला टा लिख लीजिएगा। अगर आपको आनुवांशिक रोगों में इतनी बातें याद रहेंगी, वही क्लिप वही डाट, तो 100% है आनुवांशिक रोग आपसे फंसने वाले नहीं है। आनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बनने वाला रोग। जैसे हमको मान लेते हैं हीमोफीलिया रोग होता है, तो हमसे जो शादी के बाद पुत्र उत्पन्न होगा उसमें भी हो सकता है हीमोफीलिया रोग उत्पन्न रहेगा। वर्णांधता रोग मान लेते हैं हमको होता है, तो हमसे पुत्र या पुत्री में भी जेनेटिक जनरेट हो जाता है। उसके नीचे भी जाएंगे तो उनके भी पुत्र और पुत्रियों में ये जनरेट हो सकता है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो लेकिन यहाँ पर बात ये है कि वा से क्या बनने वाला है, ही से क्या बनने वाला है, क्लिप से क्या बनने वाला है, पा से क्या बनने वाला है, टा से क्या बनने वाला है। तो यानी ये चीजें आपको जानना जरूरी होगा। एक प्रश्न सबसे पहला, वा से आप बनाएंगे वर्णांधता रोग। कौन बनाएंगे? वर्णांधता रोग जो होता है ये जेनेटिक रोग होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बनने वाला रोग क्या कहलाता है? वर्णांधता रोग। आगे बढ़ते हैं, हीमोफीलिया की बात करते हैं। ही से हीमोफीलिया बनाना है, यहाँ पर याद रख लीजिएगा हीमोफीलिया रोग। क्लियर हो गया? हीमोफीलिया रोग किससे होता है आप याद रख लीजिएगा, ये भी जेनेटिक आनुवांशिक रोग होता है, दर पीढ़ी बढ़ता चला जाता है। सबसे पहले यह महारानी विक्टोरिया में देखा गया था आनुवांशिक रोग, यानी आनुवांशिक रोगों में हीमोफीलिया। सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का नाम आपने सुना होगा, तो उन्हीं में यह देखा गया था हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग इन्हीं में देखा गया था। अगला बढ़ते, बड़ा खतरनाक रोग है हीमोफीलिया। ठीक है, क्लियर है ना? यहाँ पर जब किसी को हो जाता है तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, इसमें रक्त का स्राव जल्दी रुकता नहीं है, यानी रक्त कंटिन्यू बनता रहता है। क्योंकि हीमोफीलिया रोग होने पर ब्लड का जो विटामिन के होता है, यानी जो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता था, उसकी बहुत कमी हो जाती है। इसी वजह से यह ध्यान रखना होगा। क्लिप से आपको लिखना है क्लीने फिल्टर। क्या नाम? क्लीने फिल्टर रोग। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा क्लीने फिल्टर रोग किससे होता है? ये भी आनुवांशिक रोग होता है, क्लीने फिल्टर रोग। क्लियर है? यहाँ पर आपको याद रखना है डा से, तो डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है इसका? डाउन सिंड्रोम। ये भी याद रखना है, डाउन सिंड्रोम। क्लियर? डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है ये भी जेनेटिक रोग होता है। ये गुणसूत्र जो होते हैं आपके, जो क्रोमोसोम होते हैं
46 उसके डिसऑर्डर की वजह से यह रोग हो जाता है, यानी डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। यहाँ तक का बात हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, टर्नर सिंड्रोम, ये भी याद रखिएगा, क्लीनेफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और एक याद रखना था, थोड़ा सा आपको याद करा दे रहे हैं, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, टर्नर सिंड्रोम, क्लियर है। यहाँ पर बच्चा एक थोड़ी सी आपको ये बात याद रखनी होगी, ये जो क्लिप शब्द लिख दिए थे हम, यानी क्लीनेफेल्टर तो सही था, लेकिन ये पा थोड़ा सा अलग करना था। हम चाहते हैं, थोड़ी बहुत हो ही जाती है, छूट गई है बात, लेकिन ऐसा नहीं था रसगुल्ला, मैं भूल गया हूँ, क्योंकि क्ली से क्लीनेफेल्टर तो बन जाएगा, लेकिन यही क्लीनेफेल्टर को मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो पा शब्द बनता है, इस पा को यहाँ करके लिख दे रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं पटाऊ सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? पटाऊ सिंड्रोम बोलते हैं। आपको ये भी क्रोमोसोम के वजह से होते हैं, जो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पटाऊ सिंड्रोम भी आपको याद रखना होगा। तो बेहद आसानी से आनुवांशिक रोगों को मैंने कवर करने की चेष्टा की है, और उम्मीद करते हैं ये भी आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। कहे होंगे वही क्लिप वही डार्ट, वा से वर्णांधता, ही से हीमोफीलिया, उसके बाद क्लिप शब्द था तो क्ली से क्लीनेफेल्टर रोग, उसके बाद पा शब्द को अलग करके पटाऊ सिंड्रोम बनाना है, वही को हटा देना है, एक ही बार यूज करना है। उसके बाद वही क्लिप वही डाट शब्द था तो डा से डाउन सिंड्रोम, उसके बाद डाटा है उसमें तो टा से टर्नर सिंड्रोम। ये सभी आनुवांशिक रोग होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। आप लोग इसको पूरा देखेंगे तो 100% है विटामिन की खोपड़ी में हो जाएगा छेद। तो इनसे संबंधित मैंने सारी चीजें आपको बता दी, आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।